हाय गाइस, वेलकम टू न्यायनेस्ट लीगल स्टडीज मेड इजी। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का यूनिट 3 का चैप्टर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीबीएसई इससे केस बेस्ड क्वेश्चन 100% देता ही देता है एंड लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के जैसे कि क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, और इसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियो होगी पूरी एंड सारे बॉक्सेस और केसेस के साथ होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यार, आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो हम एक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब हमारे एडवेंट ऑफ मनी नहीं हुआ था, यानी कि जब पैसा नहीं आया था मार्केट में, तो उससे पहले लोग क्या करते थे, चीजों को आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अमृतलाल एक पर्सन है जिसके पास 10 केजी मैंगो है, ठीक है, और साथ ही साथ उसे 5 केजी राइस चाहिए। नाउ अगर बात करें अमृतलाल की, सो ही वांटेड अ पर्सन जो उसके 10 केजी मैंगो ले ले और साथ ही साथ 5 केजी राइस दे दे। लेकिन हमने बात करी थी कि यार बार्टर सिस्टम में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई अमृतलाल को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो उसके 10 केजी मैंगो एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब उसे एक चीज रियलाइज हुई कि यार देखो, अभी मैंगो सीजन था नहीं, और मैंगो जो है, जब मैंगो सीजन नहीं होता तो मैंगोज जो है एक रेयर कमोडिटी होती है, तो उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि उसे 5 केजी राइस चाहिए ही चाहिए थे उस टाइम पे, तो उसने एक महंगा प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया। ठीक है, एक चीप एक्सचेंज पे, एक चीप प्राइस पे उसने बेच दिया। और अगर एशियन टाइम की बात करें तो ये बार्टर सिस्टम काफी ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस चली आ रही है। लेकिन जैसे ही एडवेंट ऑफ मनी हुआ, यानी कि बिगनिंग ऑफ मनी, मनी की एग्जिस्टेंस आई, हमें पता चला कि यार जो मनी है वो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है। अब जो है, हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम है वो हट गई है। हम डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरे पर्सन को क्या चाहिए, वी गिव आवर मनी एंड ठीक है, उसकी जगह हमें सर्विसेज या गुड्स को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस में आना इजी हो गया। ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन करना आसान हो गया पैसे की वजह से, और इसी डेफिनेट ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट मान लो जो लेन देन का होता है। ये अगर एक मैं सबसे इजी डेफिनेशन में आपकी बुक में लिखा हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यार, आजकल जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे पेपर वर्क पे ही होते हैं, राइट। कोई भी बड़े बड़े बिजनेस देख लो, अगर किसी को चीजें हम सेल करते हैं तो बिल आते हैं, प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती है इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। लेन देन जो है रेगुलेट होता है, तो चाहे वो हम डोमेस्टिकली बात करें या इंटरनेशनली बात करें। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लेन देन करना। ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो यार, कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कमर्शियल लॉ, यानी कि जब हम ट्रेड की बात करें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होना, अग्रीमेंट होना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। और जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करती हूँ, इसका मतलब ये कि जो भी सेल परचेज हो रही है या सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, जो यानी कि हम डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी बोलो, ये जो है राइट्स बताते हैं, ऑब्लिगेशंस बताते हैं, लाइबिलिटीज बताते हैं कि एक पार्टी की क्या राइट्स हैं। ठीक है, एक सेलर के क्या राइट्स है, एक बायर के क्या राइट्स हैं, उन दोनों की लाइबिलिटीज क्या है, यानी कि उन दोनों की ड्यूटीज क्या है, और साथ ही साथ क्या क्या उनकी ऑब्लिगेशंस है। अब देखो, हर हमारे अगर इंडिया में बात करें तो हर एक चीज को जैसे प्रॉपर्टी लॉ की बात करें तो प्रॉपर्टी लॉ के लिए हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है। सिमिलरली जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं 1872 को, इसको हम आईसीए भी बोलते हैं। अब एक चीज आपको जो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज होते हैं, तो इस चीज को मैं क्लियर पहले आपकी करती हूँ। देखो यार, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज नहीं होते। ठीक है, अब एग्रीमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं है। समझने की कोशिश करो, मेरा मतलब ये है
कि सबसे पहले अग्रीमेंट जो होता है, दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस करा कि ये चीज है और हम इन मैं सेलर हूं आप बायर हो, उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया, उन्होंने एक प्रॉमिस करा। अब वो अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, यानी कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और ये चीज जो है सेक्शन 2H ऑफ ICA 1872 में लिखी गई है। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही होगा, एक ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो वो सिर्फ एक अग्रीमेंट रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अग्रीमेंट और एक ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल भी है लॉ के द्वारा, उसी को हम एक ओके। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा 1872 का है, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो वो बोलता है सिंपल बात कि एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है बाय द लॉ, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और वो सेक्शन 2H में मेंशन है। अब ये सेक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल अग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो वही बात है कि सारे अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक नेसेसिटी ये होती है कि भाई अग्रीमेंट होना तो जरूरी है, लेकिन अग्रीमेंट के साथ साथ वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। अब बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे पेपर में लिखा होता है वर्ड प्रॉमिस। तो देखो अगर वर्ड प्रॉमिस लिखा है तो उसका मतलब यही होता है कि अग्रीमेंट को वो रेफर कर रहा है, क्योंकि अग्रीमेंट डेफिनेटली एक ऐसी चीज होती है जहां पर एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब अग्रीमेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, सबसे पहले जो पार्टीज होनी चाहिए वो कंपीटेंट होनी चाहिए। कंपीटेंट पार्टीज का मतलब ये है कि यार हम 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी चीज का हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो बिजनेस जो है लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। वो कोई इलीगल बिजनेस, इलीगल ऑब्जेक्ट की चीज नहीं होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट यानी कि फोर्स, किसी को फोर्सफुली बोलना कि भाई आप जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आओ, तो वो चीज जो है क्राइटेरिया फिर हमारा एक अग्रीमेंट का खत्म हो जाता है। किसी भी पार्टी को जो है हम कोर्जन, फोर्स से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से हम अग्रीमेंट में नहीं ला सकते कि उन्हें बताया कुछ और था, फ्रॉड कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। फोर्सफुली हमने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आओ, ठीक है, इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग बोला, तो ये चीज नहीं हो सकती। और लास्ट चीज जो चौथी चीज कहती है कि नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय द लॉ, यानी कि जो भी अग्रीमेंट हो रहा है, जिस चीज का अग्रीमेंट हो रहा है वो वॉइड यानी कि पूरी तरह से नल या खत्म नहीं होनी चाहिए, लॉ के द्वारा वो चीज रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अबॉलिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सेक्शन 101C सेक्शन 10 ऑफ ICA जो है हमें बताता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि बात वही सेम चीज ये है जैसे इसमें बताया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, अग्रीमेंट होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल हो। लेकिन सारे अग्रीमेंट जो है जरूरी नहीं है कि वो इन्फोर्सेबल हो बाय द लॉ। ठीक है, इसलिए एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो तभी बनेंगे जब इन्फोर्सेबिलिटी मिलेगी उन्हें। अब देखो इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट में हम एक केस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, और ये 1919 का केस है। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है, इस केस में क्या होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। ठीक है, अब हस्बैंड एंड वाइफ जो है क्योंकि हॉलीडेज आ रही होती है तो भाई वो इंग्लैंड चले जाते हैं वेकेशंस को स्पेंड करने। अब जैसे ही इंग्लैंड जाते हैं, वाइफ जो होती है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो वाइफ है उन्हें फुल बेड रेस्ट लेना पड़ेगा और इंग्लैंड में जो है अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना होगा, क्योंकि उनकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो वाइफ जो है वो इंग्लैंड में ही रहती है। हालांकि अब ये तो वेकेशन के लिए आए थे, लेकिन अब इंग्लैंड में स्टे कर रही है उसकी उनकी वाइफ। अब जैसे ही लीव ओवर हो गई, क्योंकि जो हस्बैंड था वो वर्किंग था, ठीक है, एंड क्योंकि लीव उनको मिली थी तो वो आए थे, लेकिन अब हस्बैंड की लीव तो ओवर हो गई, अब उसे ऑफिस जाना होगा, राइट। तो हस्बैंड जो है वो सिलोन चले गए,
ठीक है, जहां पर वो एम्प्लॉयड थे अपने ऑफिस के लिए, और जबकि उनकी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में ही रुकी क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें जो है बेड रेस्ट चाहिए था पूरा। तो हस्बैंड जो थे उनका लीव जब ओवर हो गया तो उन्होंने प्रॉमिस करा कि तुम जो है यहीं पे रहो इंग्लैंड में और मैं तुम्हें जो है 30 यूरोज जो है वो भेजता रहूंगा हर महीने इंग्लैंड में ही। तो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कुछ समय के लिए तो वो अमाउंट भेजा, ठीक है, बट जैसे जैसे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती गई, डिस्टेंस आ गया, डिफरेंसेस आ गए, तो हस्बैंड ने जो है वो अमाउंट भेजना 30 यूरोज बंद कर दिया। तो वाइफ ने जो है कोर्ट का एक केस कर दिया। अब कोर्ट जो है उन्होंने सिंपल बात बोली, कोर्ट ने बोला कि यार तुम दोनों जो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अग्रीमेंट भले ही होगा कि तुम लोगों ने डिसाइड करा, तुम लोगों ने एक प्रॉमिस करा कि हाँ मैं 30 यूरोज जो है भेजते रहूंगा और वाइफ जो है इंग्लैंड में रहेगी, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था? तो कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि जो हस्बैंड थी उसके हस्बैंड के पास कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं थी। तो ये यही बता रहे हैं कि सारे अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि भाई एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, लॉ के द्वारा वो चीज इन्फोर्स्ड हो, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि जो पार्टीज है ये बिल्कुल भी लीगल रिलेशनशिप में आने के इंटेंशन नहीं था उनका भी। तो उन्होंने ये चीज बोली कि यार देखो जो हस्बैंड की हस्बैंड जो था वो 30 यूरोज भेज रहा था, वो उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि एज अ हस्बैंड वो भेज रहा है, बट इसकी उनकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी क्योंकि कोई पेपर वर्क कुछ ऐसा था ही नहीं। तो ये डिसीजन ये दिखाता है कि अग्रीमेंट्स जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, जो लीगली लिखे हुए होते हैं, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे अग्रीमेंट्स जो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट ही नहीं करते उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। तो अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है कि अग्रीमेंट्स जो है सारे अग्रीमेंट्स जो है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता, तो उसमें आप ये केस का पूरा अच्छे से मेंशन करोगे तो you'll गेट फुल मार्क्स। अब सेकंड चीज देखो यार, एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? अग्रीमेंट होना। और इसी अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसी अग्रीमेंट को हम प्रॉमिस भी बोलते हैं। लेकिन अग्रीमेंट कैसे बनता है? देखो अग्रीमेंट दो चीजों से बनता है, सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है? ऑफर को प्रपोजल भी कहते हैं। ऑफर जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ऑफर का मतलब भाई सिंपल ये बात है कि जैसे आप हो मेरे एक स्टूडेंट और मैं हूं, मैं आपको ऑफर देती हूँ, हालांकि आप अभी तो आप माइनर हो, लेकिन अभी आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो कि अगर आप माइनर नहीं हो, आप मेरे फ्रेंड की तरह हो, ठीक है, तो मैं आपको ऑफर देती हूँ कि आई हैव अ हाउस, ठीक है, एंड आई वांट टू सेल इट, ठीक है, मुझे वो सेल करना है, तो वो है 1 करोड़ का, 1 CR का, एंड मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग, दिस इज कॉल्ड ऑफर। तो भाई मैंने आपको ऑफर दे दिया कि अब आपके ऊपर है कि आपको वो हाउस खरीदना है 1 करोड़ का या नहीं खरीदना, और ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में लिखा है, ठीक है। और जो पर्सन ऑफर देता है, यानी कि मैं आपको ऑफर दे रही हूं तो मैं ऑफरर बोली जाऊंगी, मुझे ऑफरर बोला जाएगा, ठीक है। एंड जिस पर्सन को ऑफर दिया, यानी कि मैंने आपको ऑफर दिया, तो आप क्या होगे? आप ऑफरी होगे, और लीगल रिलेशनशिप ये क्रिएट कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है, तो इसको ऑफर बोला जाएगा। अब इसी ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। जब ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप ऑफरी हो, मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आई मैं आपको 1 करोड़ दूंगा एंड उसके बदले जो है मुझे आप अपना घर देना, तो उसी को एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B ऑफ ICA एक्ट में मेंशन है। अब ये एक्सेप्टेंस के लिए आप यस भी कह सकते हो, ओके भी कह सकते हो, आप आई अग्री पे ऑनलाइन भी हो सकता है वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और इसी ऑफर और एक्सेप्टेंस जब दोनों साथ में आते हैं एक अग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट को प्रॉमिस भी बोला जाता है, और जब ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है, ए एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू सेल हिज कॉटेज टू बी। तो ए जो है वो ऑफर है, ऑफरर हुआ, ठीक है, ए इज द ऑफरर। ए ने भाई बी को बोला कि भाई 5 लाख का मेरा कॉटेज है, तुम्हें खरीदना तो तुम खरीद लो, तो उसने एक ऑफर दिया। ए की विलिंगनेस को क्या बोला जाएगा? ऑफर। तो ए ने क्या दिया? ऑफर दिया। ए क्या हुआ? ऑफरर हुआ, और बी क्या हुआ? ऑफरी, जिसको ऑफर किया गया। अब बी जो है वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बोलेंगे। और भाई जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों साथ में आ जाते हैं, तो वो एक अग्रीमेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब इसकी भी कंडीशंस होती है। देखो सबसे पहले जो ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन। किसी भी चीज का आप नहीं कर सकते
रैंडम चीज का, राइट। आपको प्रॉपरली क्लियर इंस्ट्रक्शन देना होगा, तभी वो होगा। और अगर एक ऑफर या एक्सेप्टेंस क्लियर नहीं है तो हम उसे वैलिड नहीं मान सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू बी वैलिड। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन में ऑफर सोच लिया, दूसरे पर्सन को बताया नहीं और मैंने मान लिया कि वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। ये चीज नहीं होगी। मुझे उसके एक्सेप्टेंस का वेट करना होगा, मुझे सुनना होगा, ठीक है। दैट मस्ट बी, मतलब देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन। अब जरूरी नहीं है कि आप पर्सन टू पर्सन ही कम्युनिकेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेल्स के थ्रू भी कर सकते हो। अब एक सिचुएशन आती है, जैसे मेरे भाई और मैंने, अब सपोज करो हम माइनर नहीं है, हम हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लें। मेरा भाई जो है वो 20 ईयर्स का और मैं 21 ईयर्स की हूँ, एक एग्जांपल है, ठीक है। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं अपने भाई को ऑफर करती हूँ कि यार मेरा जो ये फोन है ये ना सेकेंड हैंड है, आईफोन है मेरा, और मैंने इसे 70,000 में खरीदा था, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 में दे रही हूँ, ठीक है। मैंने उसे ऑफर दे दिया। मेरे भाई ने बोला कि हाँ यार मैं ना तुम्हें थोड़ी देर तक बताता हूँ कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, मैं कल तक तुम्हें बताता हूँ। लेकिन यार रात को ना मेरे को एकदम से थॉट आया ओवर थिंकिंग से कि यार मेरे को लगता है मैंने 50,000 ना थोड़े कम बोल दिए, मुझे 60,000 बोलना चाहिए था, और मैंने ना किसी और को, मेरे को लगता है मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे 60,000 दे देगी, तो क्या मैं अपने ऑफर को अब कैंसिल कर सकती हूँ? तो हाँ, मेरे पास मैं ऑफर कैंसिल कर सकती हूँ अपना। मैं अपने भाई को उस रात कॉल कर सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे को मेरी एक फ्रेंड है, मुझे लगता है वो ज्यादा पैसे देगी, वो ऑफर कैंसिल हो सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स कर दो, मैंने अपने भाई को ऑफर दिया, ठीक है, और मेरे भाई ने मुझे उसी टाइम बोल दिया कि हाँ मैं ले लूंगा। फिर रात को मेरे को थॉट आता है कि यार मैंने ना, मेरा तो लॉस हो जाएगा इस चीज में, तो क्या मैं फिर कैंसिल कर सकती हूँ? नहीं। जब तक मेरा भाई उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर को, तब तक मैं कैंसिल कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने एक्सेप्टेंस अपनी कन्वे कर दी, आई कैन नॉट एंड या कैंसिल माई ऑफर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑफर है इट लैप्सेस बाय रेवोकेशन और विथड्रॉल। एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई है उसे हटाया जा सकता है। सो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट केस है वो है हमारा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। अब इस केस को बहुत अच्छे से समझना कि इसमें क्या समझाया गया है। देखो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि एक मेडिसिन बनाती है जिसे स्मोक बॉल कहते हैं। और इनका ये क्लेम है कि भाई जिन लोगों ने भी ये जो स्मोक बॉल एक मेडिसिन है ये कंज्यूम करी, 15 दिन तक रेगुलर कंजम्पशन उसकी करी, तो उसके बाद उस पर्सन को इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी कभी होगी ही नहीं। और इसी को देखकर इन्होंने एडवर्टीजमेंट डाल दी। इन्होंने बोला कि भाई अगर आप ये मेडिसिन कंज्यूम करेंगे तो 15 दिन तक रेगुलर कंजम्पशन करिए, उसके बाद इन्फ्लुएंजा आपको कभी होगा नहीं, और अगर आपको हो जाता है तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे 1,000 यूरो का। और इसी को देख के इन्होंने ये भी एडवर्टीजमेंट में शो करा कि मनी जो है इन्होंने अलायंस बैंक में जो है जमा कराया। अब मिसेस कार्लिल ने क्या करा, मिसेस कार्लिल ने कंपनी के ऊपर केस करा। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई क्यों क्यों केस करा, क्योंकि भाई इन्होंने क्लेम करा था कि 15 दिन के कंजम्पशन के बाद इन्फ्लुएंजा होगा ही नहीं, लेकिन अब मिसेस कार्लिल को तो हो जाता है। तो कंपनी ने कोर्ट में बोला कि सबसे पहले तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई हम लीगल रिलेशनशिप में आए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो एडवर्टीजमेंट है ये कोई ऑफर थोड़ी ना है, ऑफर इतने सारे लोगों को थोड़ी ना करा जा सकता है, ऑफर तो एक पर्सन को ही करा जा सकता है। और तीसरी इन्होंने बोली कि एक्सेप्टेंस हमें पता नहीं, चलो अगर आप मान भी रहे हो कि हमने ऑफर करा, जो कि हमें लगता है कि ऑफर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है एक्सेप्टेंस तो कन्वे करी ही नहीं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि सबसे पहले तो लीगल रिलेशनशिप में आने का इंटेंशन पूरा था, क्योंकि इसका एविडेंस ये है कि आपने अलायंस बैंक में जो पैसे जमा कराए थे वो एक एविडेंस की तरह सर्व कर रहा है कि भाई आप लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते थे। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि एक ये केस है जनरल ऑफर का। जनरल ऑफर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑफर जिसमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती। ऑफर जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन को करा जा सके, ऑफर हम पब्लिक में भी कर सकते हैं, पब्लिक को भी दे सकते हैं, और इसी को जनरल ऑफर कहते हैं जहां पर लार्ज पब्लिक को ऑफर किया जाता है और इसमें जरूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस शो करे या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करे। मेयरली फुलफिलिंग द कंडीशन इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। लोग अगर वो चीज को फुलफिल कर रहे हैं, कंडीशन को मान रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि भाई आप 15 दिन तक कंजम्पशन करें, उसे भी एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा।
तो ये मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉकबॉल कंपनी केस में आया था और इसमें जनरल ऑफर की चीज को हमें एक्सप्लेन करा गया है। सेकंड चीज आती है कंसिडरेशन। देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ चीजें एसेंशियल है, जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला ऑफर, दूसरी चीज एक्सेप्टेंस होना, ठीक है, तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि वो इन्फोर्सेबल है बाय द लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, चौथी चीज कि भाई लीगल रिलेशनशिप है, और पांचवी चीज हमारी आती है कि भाई कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि यार देखो कोई भी चीज फ्री में तो नहीं आती। अगर मैं आपको कोई चीज ऑफर कर रही हूँ तो उसके बदले कुछ तो लूंगी ना। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई 1 करोड़ का मेरा घर है, एक न्यू अपार्टमेंट मैंने लिया है और मैं उसे बेचना चाहती हूँ, तो आप अगर वो चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम एक अग्रीमेंट में आएंगे, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, तो आप मुझे 1 करोड़ दोगे तभी तो मैं आपको घर दूंगी ना। तो कंसिडरेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन ना हो वो वैलिड ही नहीं माना जाता। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है समथिंग इन रिटर्न, कि भाई कुछ बदले में आप मुझे वापस दे रहे हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइस जो होता है वो कंसिडरेशन होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ बेच रही हूँ तो मुझे पैसे वापस मिलेंगे, उसे को कंसिडरेशन कहते हैं। नाउ कंसिडरेशन कैन बी इन अ नेचर ऑफ एक्ट और फोरवियंस। फोरवियंस यानी कि कंसिडरेशन किसी भी तरीके से हो सकती है। हो सकता है कि ऐसी कंसिडरेशन हो कि मैंने आपको अपना घर दिया, आपने मुझे अपना एक घर दे दिया और दोनों की वैल्यू सेम ही थी, तो आपका घर मेरे लिए कंसिडरेशन होगा, राइट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई मैंने आपको घर दे दिया और आपने मुझे उसके बदले पैसे दे दिए, तो कंसिडरेशन का मतलब है कि कुछ मुझे रिटर्न में मिल रहा है। एक अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है भाई वो वॉइड होता है, वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि ईच पार्टी मस्ट गिव एंड टेक। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक पार्टी को गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। देयर शुड ऑलवेज बी म्यूचुअल कंसिडरेशन। म्यूचुअल कंसिडरेशन यानी कि भाई अगर मैंने ये बात पहले ही क्लियर करी थी कि ये घर 1 करोड़ का है, मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते घर लेके कि यार 1 करोड़ की जगह मैं आपको कुछ और दे देता हूँ। म्यूचुअल कंसिडरेशन यानी दोनों जो है उनका अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्री होनी चाहिए एक चीज पे। ईच पार्टी मस्ट गिव एंड ऑल्सो टेक। अब इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि यार सपोज करो ए है, ठीक है, एक फादर है, फादर ने सन को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा अगर तुम जो है 90% लाए पेपर में। अब आप बोलोगे मैम इसमें लड़का तो कुछ दे नहीं रहा वापस, है ना, 90% थोड़ी ना कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो देखो कुछ ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जिसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरल लव के लिए होते हैं या अफेक्शन के आउट ऑफ अराइज होते हैं, लेकिन उसे भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको माननी होगी। और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो आउट ऑफ नेचुरल लव होते हैं, अफेक्शन होते हैं, वो वॉइड नहीं होते, हालांकि उसमें कंसिडरेशन नहीं होती। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट ऑलवेज रियल। देखो हमेशा ये नहीं होता कि हमें कंसिडरेशन एडिक्वेट मिली, कि भाई मैंने 1 करोड़ माने मुझे 1 करोड़, कभी कभार बार्गेनिंग भी हो जाती है भाई, उससे कम भी मिलते हैं, लेकिन कंसिडरेशन रियल होना बहुत जरूरी है, यानी होना चाहिए। ये पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, फ्यूचर, एंड शुड नॉट बी इलीगल। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में चीज इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक राजेश है और एक है सुरेश। राजेश ने बोला मैं तुम्हें घर दूंगा और सुरेश कहता है कि ठीक है तुम मुझे घर दे देना, मैं उसके बदले तुम्हें ड्रग्स सप्लाई कर दूंगा। तो भाई वो कंसिडरेशन जो है वो वापस में जो दे रहा है वो एक इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो कंसिडरेशन वैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ए ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर 50,000। ए ने ऑफर करा कि भाई 50,000 की कार है, बी को ऑफर दिया, बी ने ऑफर एक्सेप्ट करा और बी ने जो है क्या दिया, उसके बदले 50,000 दिया। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। ओके सो आपके बॉक्स में जो है ये 2 केसेस दिए हुए हैं, इससे पढ़ते हैं। देखो अभी हमने इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से ये पढ़ा था कि एक ऐसा पर्सन जो कि बिलो 18 इयर्स ऑफ एज का है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि वो माइनर होता है। अब इसी पे एक केस आता है महोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास कोस। इसमें क्या होता है कि माइनर प्लांटिफ, प्लांटिफ यानी कि जिस
के द्वारा केस फाइल किया होता है। तो वो पर्सन माइनर होता है, उसने क्या बोला, वो एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया और उसने जो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, मॉर्गेज मतलब गिरवी रख दिया, और बोला कि भाई आप जो है उसके बदले हमें लोन दे दीजिए, ठीक है। तो एक पर्सन है प्लांटिफ यानी माइनर, आप सपोज करो राम है, राम 18 साल से कम है, और एक है सुरेश, सुरेश जो है वो 18 साल से ज्यादा, और सुरेश जो है वो क्या है, मनी लेंडर है, ठीक है, ये पैसे देते हैं। तो राम ने क्या बोला, राम ने अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको गिरवी रख दिया, और क्यों गिरवी रखा, क्योंकि वो सुरेश से लोन लेना चाहता था। तो जो मनी है, मनी लेंडर था, सुरेश को पता था कि यार जो हमारा ये राम है ये बहुत ही ज्यादा माइनर है यानी बच्चा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने लोन दे दिया। तो बाद में जब इनका केस होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा राम है वो पैसे नहीं दे पाता वापस, मनी लोन पे बैक नहीं कर पाता, तो उससे क्या होता है कि जो कोर्ट है वो बोलते हैं कि भाई अगर आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो वो वॉइड अब इनिशियो है। वॉइड अब इनिशियो का मतलब ये एक लैटिन टर्म है जो बोलती है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ये तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, वैलिड है ही नहीं। आप क्यों आए हमारे साथ, जो है क्यों राम के साथ जो है आप आए कॉन्ट्रैक्ट में, जब आपको पता था कि वो माइनर है, ठीक है। तो ये चीज बोली गई, और फिर सुरेश ने ये बोला कोर्ट में, यानी कि जो डिफेंडेंट था उसने ये बोला कि अब अगर ये माइनर है तो जो भी इसने पैसे लिए तो वो वापस इसे दे देने चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, रिफंड ऑफ लोन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक बार आप पैसे दे दिए और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड ही नहीं है। अब एक सेकंड केस जो आपकी बुक में लिखा है वो है कैलिस मिटल बार्शिट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल एलटीडी। अब एक कॉन्ट्रैक्ट था लुफ्थांजा जो कि एक जर्मन एयरलाइन थी, और होटल ओबराय जो न्यू दिल्ली में है। और इनमें कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई जो क्रू मेंबर्स होंगे एयरलाइन के, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जर्मनी से अब दिल्ली आए थे होटल ओबराय, तो वो वहां पे स्टे करेंगे। अब इसमें एक पर्सन जो होता है को पायलट होता है, ठीक है, यानी कि क्रू मेंबर एक होते हैं, क्रू मेंबर सारे वहीं रुकते हैं, और साथ ही साथ को पायलट भी वहीं रुकता है। तो को पायलट जो है होटल में उन्हें एक स्विमिंग पूल दिखता है, और वहां पे स्विमिंग पूल में वो डाइव करते हैं, तो उन्हें जो है सीरियस हेड इंजरीज आ जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है, और साथ ही साथ 13 साल तक उनकी तबीयत खराब रहती है। 13 साल बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसमें आप बोलेंगे कि कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था को पायलट के बीच में और होटल ओबरॉय के बीच में, लेकिन फिर भी जो हमारा केस किया गया था को पायलट के पेरेंट्स के द्वारा, उनको जो है बेनिफिशियन और कंपनसेशन दी गई 5 लाख की। क्यों दी गई, क्योंकि यार देखो एक 5 स्टार होटल में अगर आप हो, ठीक है, एक 5 स्टार होटल में आप पैसे देते हो इतने सारे जाने में, तो 5 स्टार होटल से एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा कॉशन जो है वो एक्सपेक्टेड था, और भाई होटल ने वो चीज नहीं दी थी। तो 50 लाख रुपए की कंपनसेशन जो है उनके पेरेंट्स को दी गई थी। तो ये दो केसेस अभी तक हमारे एग्जाम में डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार इसी के बेसिस के ऊपर कोई केस स्टडी आ जाए, या फिर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। अब अगली चीज देखो, अगली चीज आती है कंसेंट की बात। अब जब मैं कंसेंट की बात करती हूँ तो यार देखो, एक चीज हमने पढ़ी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए काफी सारी चीजें और क्राइटेरिया मीट करना होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए कंसेंट होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कंसेंट का मतलब क्या है, सेक्शन 13 हमें बताता है कि जब दो लोग एक चीज पे अग्री करते हैं सेम सेंस में, कंसेंसस एड इडियम। जब आप एग्जाम में ये लैटिन टर्म्स लिखते हैं ना, तो ये आंसर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा और इम्प्रेसिव बनाता है। तो इन्हें लर्न करना कि कंसेंसस एड इडियम का क्या मतलब होता है, जब दो लोग सेम चीज पे अग्री करते हैं सेम सेंस में। कि देखो यार, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड से हम नहीं आना चाहिए, कोई मिस्टेक कर कर नहीं आना चाहिए, ठीक है, किसी को फोर्सफुली कोर्जन से जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाना चाहिए। और अगर कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है, फ्री विल से नहीं आया, एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया फ्री विल से, तो वो वॉइडेबल हो जाता है, यानी कि वो बाद में जाकर नल एंड वॉइड, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दी गई है, देखिए, ए थ्रेटन टू किल बी। अब देखो, एक ऐसा पर्सन है जिसने बी को बोला कि भाई अगर तुम मुझे अपना हाउस नहीं दोगे, अगर तुम मुझे अपना घर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब क्या इसमें कंसेंट फ्री है? कंसेंट तो फ्री है ही नहीं भाई, इसमें तो आप फोर्सफुली किसी से कंसेंट ले रहे हो।
तो बी ने क्या कर दिया, बी ने डर के मारे क्या कर दिया भाई, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और ए को अपना घर बेच दिया। यहाँ पे जो बी का कंसेंट था वो बिल्कुल भी फ्री नहीं था। तो बी जो है कोर्ट में जाकर बाद में बोल सकता है कि जो ये कंसेंट था ये फ्री नहीं था, ये हमें जो हमें फोर्स करा गया था कि हम इसे अग्री करें टू सेल, और बाद में जाकर ये जो कंसेंट पहले कुछ समय के लिए जो वैलिड होता है बाद में जाकर वॉइड डेबल हो जाएगा, नहीं कि खत्म हो जाएगा प्रॉपरली। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात जब हम करते हैं तो काफी सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये हमारे सीबीएसई ने पूछा था 5 मार्क्स का। सबसे पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा पूरी तरह से चल रहा है एंड लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसे पढ़ते हैं। ओके सो अब देखो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और ये सीबीएसई का ही मैंने आंसर लगा दिया है क्योंकि ये 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन काफी बारी पेपर में पूछा गया है। देखो सबसे पहले सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा ये बताता है कि एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है बाय द लॉ उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइडेबल होता है, इलीगल और एक अनइन्फोर्सेबल। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, एक वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है, लीगली बाइंडेबल होता है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है कि ऑल अग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, तो उसी को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल ही नहीं है। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ समय तक तो वैलिड था यानी कि चलता आ रहा था, लेकिन बाद में उस पर्सन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट था फ्री विल से हमारा कंसेंट नहीं था, फोर्सफुली हमारा कंसेंट लिया गया था, तो वो बाद में जाकर वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ समय के लिए वैलिड हो लेकिन बाद में वॉइड हो जाए क्योंकि एक पार्टी ये बोल देती है कि जो कंसेंट है वो हमसे कोर्जन यानी फोर्सफुली लिया गया था, इन्फ्लुएंस के उस पे लिया गया था, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके हम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। फिर हमारा होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ICA एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फिर आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि देखो एक अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कुछ समय के लिए वैलिड होता है लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लैक ऑफ कैपेसिटी, जैसे कि हम माइनर के साथ आ रहे हैं, एक मेंटली डिसेबिलिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, एक मेंटली डिसेबल या अनसाउंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, हो सकता है वो कुछ समय के लिए वैलिड माना जाए लेकिन वो बाद में अनइन्फोर्सेबल है, कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। लैक ऑफ कंसेंट एक ऐसा जिसमें लैक ऑफ कंसेंट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन की उसमें। तो क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सेम है? तो देखो यार सेम नहीं है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में जो है सिर्फ हम कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन अनइन्फोर्सेबल थोड़ा ब्रॉडर है, इसमें कैपेसिटी की भी बात करते हैं, सिर्फ कंसेंट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई जो ए है, ठीक है, सपोज करो ए फादर है, फादर ने जो है बेटे को बोला कि तुम 90% लाओ एग्जाम में और मैं तुम्हें घर दे दूंगा या आईफोन दिला दूंगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंस है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि भाई अगर वो 90% लाया, 90% लाया तो उसे घर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट डू समथिंग, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि भाई करना और नहीं करना वो डिपेंड करता है एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर, ठीक है, उसी को कहते हैं हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये रेसिप्रोकल बेसिस पे नहीं होता, हो सकता है भाई बी 90% लाए, हो सकता है वो ना लाए, इसे हम वैलिड मानकर चलते हैं। लास्ट एंड लास्ट हमारा आता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का टाइप होता है। वेजरिंग का मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम बेट लगाते हैं,
ठीक है, वेजरिंग को याद रखना बेट से, कि एक पर्सन जो है, क्रिकेट मैच हो रहा होता है, क्रिकेट मैच में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो बेट लगाता है कि भाई अगर जीता तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हारा तो दूसरा वाला कहता है कि मैं पैसे दूंगा। तो एक बेट की तरह होता है, ये जो है इलीगल माना जाता है। ठीक है, वॉइड एंड वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस ये है कि लीगल प्रोविजन देख लो, सेक्शन 2J में है, ये सेक्शन 2I में है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल ही नहीं होता। वॉइडेबल होता है कि स्टार्टिंग में वैलिड होता है, लेकिन एक पार्टी बोल देती है कि भाई जानबूझ के हमसे कंसेंट जो है वो फ्री विल का नहीं है, तो बाद में जाकर ये वॉइड होता है। नेचर क्या है कि ये वैलिड होता है, ठीक है, बट बाद में जाकर ये वॉइड हो जाता है। इसमें क्या, सॉरी, ये वैलिड ही नहीं होता, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में वैलिड होता है, इन्फोर्सेबल भी होता है, लेकिन बाद में जाकर वॉइड डिक्लेयर होता है। डैमेजेस दोनों में मिलते हैं, डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन दोनों में मिलती है, इंजर्ड पार्टी को पैसे मिलते हैं जो भी है। और वैलिडिटी ये होती है कि एक बार ही अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो गया तो वो कभी वैलिड ही नहीं हो सकता, ठीक है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है, ठीक है, कुछ समय तक के लिए वैलिड रहता है, लेकिन उसके बाद एक पार्टी आती है और वो बोल देती है कि भाई ये जो कंसेंट था फ्री नहीं था, तो बाद में वॉइड होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सो गाइज, अगर आप अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा, एंड इफ नॉट 100% तो 80% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो हुई होगी। तो अगर आपको इस चैप्टर में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉपर्टी है, इस चैप्टर से जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर आते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिनकी 90% चांसेस है कि वो आपको इस बार भी देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो उनकी वर्ड पीडीएफ जो है आपको मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इनलीगल एंड अनलॉफुल अग्रीमेंट्स की बात करें तो सेक्शन 10 आईसीए जो है हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि भाई एक लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है और ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल है, तो भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये 100% आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाता है या फिर लिखने के फॉर्म में आ जाता है 2 मार्क्स में। ए एंटर्स इनटू अग्रीमेंट विद बी, ए जो है बी के साथ अग्रीमेंट में आता है और वो फॉल्स अश्योरेंस देता है, ठीक है, ये फ्रॉड करता है कि भाई आप जो है इसमें आएंगे तो मैं आपको प्रॉफिट शेयर करूंगा। तो ये जो अग्रीमेंट है ये चीटिंग इन्वॉल्व करता है, चीटिंग एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है, तो ये अग्रीमेंट ऑलरेडी अनलॉफुल हो चुका है और इसलिए वॉइड है। ठीक है, सिमिलरली एक और है, ए जो है वो बी को 1000 रुपए देता है, ठीक है, एज पेनल्टी इफ माइनर डॉटर इज नॉट गिवन टू ए इन अ मैरिज। तो ठीक है, ए जो है वो बोलता है बी को कि भाई मैं तुम्हें अपना माइनर डॉटर दे रहा हूँ शादी में, अगर वो नहीं आती तो 1000 रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये अग्रीमेंट जो है बिल्कुल भी इन्फोर्सेबल नहीं है, अनलॉफुल है, क्योंकि भाई माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकते, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अग्रीमेंट जो है पब्लिक पॉलिसी को के अगेंस्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात तो क्या बोली गई है, इसमें जो है चाइल्ड मैरिज की बात करिए, चाइल्ड मैरिज क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये तो बात करी ही नहीं जा सकती है, तो अनलॉफुल है। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो यार सबसे पहली बात ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, और जब ये दोनों पार्टी अपने फंक्शन परफॉर्म कर देती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब खत्म होना, राइट। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस, जब दोनों पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेटेड वर्क को परफॉर्म कर दिया है, ठीक है, अपनी लीगल रिलेशनशिप को फुलफिल करा है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसी को डिस्चार्ज कहते हैं। अब डिस्चार्ज जो है वो अलग अलग तरीके से करा जा सकता है, यानी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग तरीके से खत्म करा जा सकता है। सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस, फिर अग्रीमेंट और कंसेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक करके पढ़ते हैं। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब ये है कि जब दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन और फुलफिल कर दे अपने प्रोमिसेस को, तो भाई परफॉर्मेंस, दोनों पार्टी ने अपना फुलफिल करा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जैसे ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें डाइनिंग सेट दूंगा और तुम जो है 10,000 देना, बी ने 10,000 दे दिए, ए ने डाइनिंग सेट दे दिया, दोनों ने अपनी पार्टीज ने परफॉर्मेंस मतलब फुलफिल कर दी, तो डेफिनेटली भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया।
अगला आता है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। अब इसमें टाइप्स होते हैं। देखो सबसे पहला इसमें आता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब ये है, देखो अग्रीमेंट और कंसेंट का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते, वो उसमें चेंजेस कर देते हैं। अब इसमें आता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब ये है कि ए जो है, सपोज करो बी, ठीक है, ए इज इंडेप्टेड टू बी, ठीक है, ए जो है वो कर्जे में है बी के और बी जो है सी से। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, ये लोग, और ये जो है नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, पुराने वाले को खत्म कर देते हैं। तो जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके, उसे नोवेशन कहते हैं। रेसिशन का मतलब है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सपोज आप और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रखी, बट हमें ना ये चीज समझ आ गई कि यार सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को हम फुलफिल नहीं कर सकते, तो हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसकी चेंज कर दिया और फिर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा, तो उसको कहते हैं रेसिशन। फिर आता है रेमिशन। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सीधा स्टेटमेंट में आ जाते हैं एमसीक्यू में, और ये आपको 100% देखने को मिलेंगे पेपर में, तो इसे पढ़ लेना एक बार। रेमिशन का मतलब होता है कि भाई हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में तो आए, हमने एक्सेप्ट भी करा, लेकिन पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करा, हमने आधे तरीके से एक्सेप्ट करा। मर्जर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, मर्जर के नाम से मतलब कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है हमने उसकी मिक्स कर कर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें मर्ज कर दिया, तो ये चीज है। फिर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि यार कोशिश कर रहे थे वो परफॉर्मेंस करने की कि फुलफिल करे अपनी ऑब्लिगेशन, लेकिन कुछ सिचुएशंस ही ऐसी हो गई कि वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाई। इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। सेक्शन 56 में इसका मेंशन है कि देखो सबसे पहले डेथ और इनकैपेसिटी। सपोज राम जो है वो सुरेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा चीजों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुरेश की जो है डेथ हो जाती है। तो भाई सुरेश और वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी वो हो गए उसकी डेथ, तो अब तो वो चीज हो ही नहीं सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर यानी कि राम ने जो है सुरेश से प्रॉमिस करा था कि वो कार देगा और उसके बदले 50,000 उसे मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, राम कार से जा रहा था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, राम तो बच गया लेकिन उसकी कार खत्म हो गई, तो भाई ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई। आउटब्रेक ऑफ वॉर, वॉर आ गई, अमेंडमेंट आ गया, लॉ में कुछ चेंजेस आ गए। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग, जैसे कि एक्स है, एक्स ने अग्री करा कि वाई को कि भाई वो अपनी कार देगा 1 लाख के लिए, ठीक है, लेकिन एक हफ्ते बाद एक्स जो है उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, कार जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कंप्लीटली, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, इसी को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम यानी कि देखो कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा एक टाइम होता है, एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम के अंदर पूरा नहीं करा जाता तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जैसे कि सपोज मैं और राम जो है कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, 2 महीने के अंदर जो है मुझे उसको कार देनी थी, लेकिन मैं उसे दी नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है एक पार्टीज की, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स एंड अग्रीमेंट, मर्जर हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब धोखा, कि एक पार्टी ने अपना फुलफिल कर दिया ऑब्लिगेशन लेकिन दूसरी पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा, और इसी को सेक्शन 73 में मेंशन करा गया है। और अगर सपोज एक पार्टी ने, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक पार्टी ने फुलफिल कर दिया ऑब्लिगेशन, दूसरी पार्टी ने नहीं करा, तो सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग जो दूसरी पार्टी है उसे कंपनसेशन पे करेगी, पैसे पे करेगी। जैसे ए है, उसने सब अग्री करा कि वो सप्लाई करेगा 20 लीटर ऑयल बी को इस डेट पे, ठीक है, ए जो है वो ऑयल सप्लाई करता नहीं है, तो ए ने क्या करा, धोखा करा, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा बीच में, ठीक है। अब सपोज करो कि ए ने ऑयल तो सप्लाई कर दिया, लेकिन बी ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो अगर ऐसा होता है, यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई अगर एक पार्टी अपनी ड्यूटी फुलफिल करती है लेकिन दूसरी पार्टी फुलफिल नहीं करती, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और ऐसे केस में डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलते हैं। डैमेजेस का मतलब क्या होता है, देखो डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान।
डैमेजेस का मतलब है नुकसान की भरपाई। तो ऐसे केस में नुकसान की जो भरपाई है वो दी जाती है इंजर्ड पार्टीज को जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है, सेक्शन 73 में लिखा गया है इसके बारे में, ताकि जो भाई जिसके राइट्स ऑफ अ पार्टी, जिस पार्टी के राइट्स जो है वो वायलेट हुए हैं, उसे इन्फोर्स करा जाए। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद ए अग्रीज टू सेल। अब इसमें एग्जांपल है, ए ने अग्री करा कि वो 40 बैग ऑफ राइस जो है बी को देगा 20,000 के लिए इस तारीख पे। अब इस तारीख पे ए ने 40 बैग की जगह सिर्फ 20 बैग भेजे, तो भाई बी को जो है बाकी 20 बैग की कंपनसेशन देनी पड़ेगी। सिमिलरली ये अगला एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई और ये चैप्टर हमारा होता है पूरी तरह से फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जल्दी ही प्रॉपर्टी लॉ भी आने वाला है।